आइए, मैट्रिक्स हिंदी में आव्यूह कहा गया है। आव्यूह। अब आव्यूह कह देने से ये नहीं हो गया कि मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है। अभी मैट्रिक्स जैसा नाम जैसा लगा, ऐसा आव्यूह भी नाम जैसा ही लगा। अर्थ आ गया ये नहीं कह सकते। ठीक है। अब मैट्रिक्स नेट का फॉर्म अगर ले, ठीक है, कि मैट्रिक्स क्या है, नेट जैसी कोई चीज, जाल जैसा। ठीक है, कि भाई ऐसे, ये ऐसे। अब यहां कुछ रख दिया है, यहां कुछ रख दिया, ठीक है, यहां कुछ रखा, ऐसे, ये रखा है, ये ऐसे। मैट्रिक्स जैसी कोई लिटरेरी मीनिंग मिल रही है, मैट्रिक्स जैसा कह दिया। ठीक है। आव्यूह। अब आव्यूह क्या है, तो क्या इससे बात बन जाएगी गणित की, मैट्रिक्स की? मैट्रिसेस वर्ड अभी नाम जैसा ही माने। अब मैट्रिसेस प्लूरल आ जाएगा। ये एक वचन था मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस प्लूरल। ठीक है। और ये सिंगुलर है। जब एक हमारे पास होगा ऐसा, तो हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। अगर ऐसे दो तीन चार हो, ठीक है, तो मैट्रिसेस आएगा। अब मैट्रिक्स कैसा है? पहली बात, मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। मैट्रिक्स क्या चीज है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना। जैसे आप कक्षा में बैठे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में बैठे, रोज एंड कॉलम्स ऐसे आ जाए, ये रोज आ रही हैं और ऐसे चले जाएंगे तो कॉलम्स आ जाएंगी। प्रार्थना सभा में आप कॉलम्स में खड़े हो जाते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्यों जो बनाते हैं आप, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रो आएंगी और कॉलम्स। पहले तो इतना ही कहा, क्या इतना पर्याप्त है? नहीं। रोज और कॉलम्स होंगी, आयताकार अरेंजमेंट दिखेगा। जैसे देखिए ये आयताकार दिख रहा है अरेंजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। अब लेकिन अभी आधी बात हुई है, हाफ इनकम्प्लीट है, इतना, इतनी बात इनकम्प्लीट है। तो फिर कंप्लीट क्या करेगा? ऑन विच, जिस पर की, ऑन विच, अभी बताएंगे कि क्या है ये चीज जो अब आगे लिख रहे हैं। ऑन विच सर्टेन ऑपरेशंस, सर्टेन ऑपरेशंस, सर्टेन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है। ऑपरेशंस कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे? ऑर्डिनरी ऑपरेशन से मैथमेटिक्स के, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे? ऑर्डिनरी वाले, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ऑपरेशंस। ऑर्डिनरी कैसे? साधारण। कैसे? जोड़ना, घटाना और गुणा। डिवीजन नहीं लिखा है, देखो ध्यान देना, डिवीजन नहीं लिखा है। तो कहना ये चाहेंगे, देखिए, 2 + 3 आपने जोड़ा था तो आपने कहा था 5। ठीक है। 2 - 3 आपने किया तो आपने कहा -1। ऐसे 2x + 3x जब आपने किया तो एलजेब्रा आ गई, और क्या हुई? 5x जवाब दे रही है। ठीक है। ऐसे ये अरिथमेटिक थी, अरिथमेटिक अंकगणित। यहां आई तो कह रहे हैं 3x² बाई एक्स, तो आप जवाब दे रहे हैं 3x। तो ये दोनों तथ्य किधर निकल गए? बीज गणित की ओर। ये अंक गणित की ओर और ये बीज गणित की ओर। ठीक है। लेकिन अब आप चूंकि 11वां कर चुके हैं, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी जब आपने जोड़े तो क्या हर समय वेक्टर सी किस तरह से? तो वेक्टर ए लिया आपने 5 न्यूटन का फोर्स, और वेक्टर बी लिया आपने 3 न्यूटन का फोर्स, तो क्या हर समय 8 न्यूटन होगा? तो आप वेक्टर अलजेब्रा में ये जानते हैं कि 8 न्यूटन तभी बनेगा जब दोनों ही बल, ठीक, दोनों ही फोर्सेस, दोनों ही वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो।
A and B as 5 Newton and 3 Newton force respectively will give the resultant 8 Newton. ठीक है, only when they are in the same direction, जब सेम डायरेक्शन में दोनों बल लग रहे हो तभी ऐसा होगा। 8। और आप जानते हैं क्या कि अगर ऐसा कर दें कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा और 3 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा उसी बॉडी पर, यहां पर इस पॉइंट पर, अब क्या रिजल्टेंट 8 न्यूटन होगा? तो आपको याद है वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के बाद कि अब ये 8 न्यूटन फोर्स नहीं दे पाएगा। एक लड़का सीधी दिशा में धक्का दे रहा था, ठीक है, बार को, और एक थोड़ा एंगल बना के धक्का दे रहा था, वो 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। दोनों ही एक ही दिशा में धक्का दे रहे थे तो 8 न्यूटन का फोर्स बना था। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देते, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगता, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगता, ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहिएगा, इसीलिए कहा था आराम के लिए, और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगता, तो आप कहते क्या 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट? नहीं कहते ना। तो अब वेक्टर अलजेब्रा तो अभी पढ़नी नहीं है इस समय, इसलिए यहीं रोक दें। हम ये जान गए कि वही अंक गणित में 2 और 3 5 हो रहे थे, बीज गणित में भी 2x प्लस 3x 5x हो रहे थे, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा जब पढ़ी तो फिर क्या हुआ कि हर समय 5 न्यूटन और 3 न्यूटन 8 न्यूटन नहीं देता। क्यों? अगर वेक्टर्स की दिशाएं बदल गई, एक ही दिशा में नहीं रहेंगे वेक्टर्स 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के फोर्स अगर एक ही दिशा में नहीं रहेंगे तो 8 न्यूटन नहीं मिलेगा। तो आपने पाया कि कॉमन अलजेब्रा जो बचपन से पढ़ते आए थे 7वीं के, वो ये थी। अब जब 11वीं में आए तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी पड़ी कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन हमेशा 8 न्यूटन का बल नहीं लेगा, सेम दिशा में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो ये ऑर्डिनरी ऑपरेशंस थे, प्लस माइनस और इनटू, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ए डॉट बी, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा वेक्टर में ए क्रॉस बी, तो आपने देखा कि डॉट और क्रॉस वेक्टर अलजेब्रा में दूसरी तरह से डिफाइन किए गए ना। सीधे ये नहीं कह दिया गया कि एक फोर्स वेक्टर था 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था 3 न्यूटन, तो आपने ये तो नहीं कह दिया 5 गुणा 3 15, क्या हो गया, 15 जूल वर्क डन हो गया। आपने कभी नहीं कहा कि 15 जूल वर्क डन हो गया। आपने ये पूछा होगा उस समय कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो फिर एफ एस कॉस थीटा आप करते होंगे ना, ये याद आया। तो माने वेक्टर अलजेब्रा जब आई तो क्या हुआ, जोड़ने घटाने और गुणा करने के नियम बदल गए। तो हमने पाया कि अब हम मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो अब क्या पढ़ेंगे, ये वेक्टर अलजेब्रा की बात आई, ये कॉमन अलजेब्रा थी, ये कॉमन अलजेब्रा थी जिसमें आप 2x प्लस 3x 5x कह रहे हैं, 3x स्क्वेयर बाई एक्स को आप 3x कह रहे हैं, ये कॉमन अलजेब्रा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहां पर कुछ चर्चा कर रहे हैं तो उसे वेक्टर अलजेब्रा कह रहे हैं, है ना, क्योंकि अब 5 न्यूटन और 3 न्यूटन हर समय 8 न्यूटन नहीं रहे थे, तो ये आप वेक्टर अलजेब्रा के लिए नया नियम ले रहे हैं, जोड़ने घटाने के और गुणा करने के, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा भी आएगी, मैट्रिक्स अलजेब्रा भी आएगी। तो जब मैट्रिक्स अलजेब्रा आएगी, ठीक है, तो वो अपने जोड़ने घटाने के दूसरे नियम लेगी, वो जोड़ने घटाने और गुणा के दूसरे नियम लेगी। अब वो वेक्टर अलजेब्रा के नियम फॉलो नहीं करेगी, अब वो वेक्टर अलजेब्रा के नियम फॉलो नहीं करेगी। वेक्टर अलजेब्रा ने कॉमन अलजेब्रा के नियम फॉलो नहीं किए थे, वेक्टर अलजेब्रा ने कॉमन अलजेब्रा के नियम फॉलो नहीं किए थे। अब मैट्रिक्स अलजेब्रा आ रही है, वो वेक्टर अलजेब्रा के नियम अभी फॉलो करने नहीं जा रही है। क्या कहा गया, इसीलिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन विच सर्टेन ऑपरेशंस, ठीक है, सर्टेन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कैसे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जोड़ना घटाना गुणा, डिवीजन नहीं लिखा गया। आपको याद होगा कि आपने 11th में कभी ये नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर बी। आप लिख रहे होंगे तो केवल स्केलर लिखेंगे, इन पर मॉड लगा देते होंगे, आप वेक्टर ए बाई वेक्टर बी नहीं लिखते रहे, ठीक है। तो यहां पर डिवीजन नहीं लिखा है, ध्यान देना, मैट्रिक्स अलजेब्रा में जो कॉमन डिवीजन है नहीं होगा, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा में नहीं हुआ था, ऐसे ही मैट्रिक्स अलजेब्रा में नहीं होगा।
ठीक, तो अभी हमने क्या कहा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें रोज या कॉलम्स हैं, और उस पर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे जोड़, घटाना और गुणा स्पेशल मैनर में डिफाइंड है, आर डिफाइंड इन अ स्पेशल वे, आर डिफाइंड इन अ स्पेशल वे, स्पेशल वे में डिफाइंड रहेंगे। जैसे कि वेक्टर 5 और 3, 8 न्यूटन हमेशा होगा, 5 न्यूटन 3 न्यूटन नहीं, ट्रू है। जब दोनों बल सेम डायरेक्शन में लगेंगे तभी 8 न्यूटन आएगा, तो नहीं आएगा। तो अब कह रहे हैं मैट्रिक्स क्या चीज है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म का। और अब मैट्रिक्स अलजेब्रा भी शुरू होगी वेक्टर अलजेब्रा के बाद, जिसमें कि इसी मैट्रिक्स पर ऑर्डिनरी ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड इन अ स्पेशल वे। ठीक है, स्पेशल वे में डिफाइंड रहते हैं। और याद रखिएगा भाई, डिवीजन नहीं लिखा है, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा में आपने वेक्टर ए बाई वेक्टर बी को कोई मीनिंग नहीं दिया था, ऐसे ही जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाई मैट्रिक्स बी इनसिग्निफिकेंट, मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये भूमिका थी। ठीक है, केवल एक्चुअली परिभाषा नाम ही है कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक अरेंजमेंट है जिसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं। लेकिन अब इस अरेंजमेंट पे फिर गणित क्या है? गणित यही है कि इस पे जोड़, घटाना और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्पेशल मैनर में डिफाइंड होगा। जैसे कि वेक्टर एलजेब्रा में हमने पाया कि जो एलजेब्रा 5x और इंटू 2x को 10x² लिखती थी, वो अब 5 न्यूटन फोर्स को इंटू 2 न्यूटन फोर्स को क्या 10 न्यूटन फोर्स नहीं लिख पाएगी, वेक्टर अलजेब्रा। उसी तरह से अब मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो बॉक्स में क्लोज्ड रहता है, बॉक्स में ऐसे, ऐसे बॉक्स में। हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में एक एलिमेंट लिखा 2, एक 3, ठीक है, एक 4 और एक 1, ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इस मैट्रिक्स को नाम दे रहे हैं ए, मैट्रिक्स ए। अब कहा था ना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो इसमें तो लग रहा है स्क्वायर अरेंजमेंट आ गया, 2 रो और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर बोला जाता है 2 क्रॉस 2। कोई करता है 2 क्रॉस 2, कोई कहता है 2x2। तो आप जो भी इच्छा हो वो बोलिए, 2x2। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर, तो माने ये वाला पहले जो लिखा जाता है वो कितनी रो की संख्या है, रोज। और दूसरा जो लिखा जाता है वो कॉलम लिखा जाता है, दूसरा जो लिखा जाता है वो कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा लिखा जाएगा तो कॉलम लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम 3 रो ले, ठीक है, ऐसा ले सकते थे, कोई मैट्रिक्स पी लिया, ठीक है, और पी लिया, तो उस मैट्रिक्स में हम ऐसे कह रहे हैं 3 2 और 2, फिर 1 1 और 3। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं क्या, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज और 3 कॉलम्स। P is a matrix, P is a matrix of order 2x3। P का ऑर्डर क्या है? 2x3। ठीक है, 2x3। क्यों? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो P इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। तो यहीं पर हम लोग इसे कहेंगे कि ये ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर में क्या आता है? कितनी रोज हैं, क्या बताता है ऑर्डर, क्या बताता है? कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। ऑर्डर क्या बताता है? कितनी रोज और कितनी कॉलम्स। ठीक है, कितनी रोज और कितनी कॉलम्स। तो 2 रोज और 2 कॉलम, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स और 2 रोज। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। जब m और n बराबर हो जाएंगे तो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, देखो, अब कोई जनरल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, मान लो लिखा मैट्रिक्स x, तो उस मैट्रिक्स में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, क्या, A11,
A12 पहली रो चल रही है इसलिए 1। ठीक है। अभी जनरलाइज भी करेंगे कि एलिमेंट कैसे लिखते हैं। A11 किसका, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी दिखाएंगे। A11, A12, A13, A13 चलते गए और उसमें n कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। ठीक है। पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम और nth कॉलम। ठीक है। अब दूसरी रो शुरू हो रही है A21, दूसरी रो शुरू हो गई A22, दूसरी रो से दूसरी कॉलम में आ गए और दूसरी रो से तीसरी कॉलम में आ गए। चलते गए और दूसरी रो से nth कॉलम में आ गए। अब की बार अब चलते जा रहे हैं और दूसरी रो के बाद अब mth रो में आ गए, mth रो में आ गए, जनरलाइज करना चाहते हैं। ठीक है। M1 पहली कॉलम, mth रो से पहली कॉलम, फिर से mth रो से दूसरी कॉलम, फिर mth रो से तीसरी कॉलम, चलते गए mth रो से nth कॉलम। अब ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हुआ, ये मैट्रिक्स हुआ M/n ऑर्डर का। किस ऑर्डर का, M/n का। यहां पर लिखा जाता है इसके बगल में। ठीक है। X इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n। X एक ऐसा मैट्रिक्स है, आव्यूह है, जिसका ऑर्डर क्या है, M/n। क्यों ऐसा है, M रोज हैं इसमें और n कॉलम्स हैं। कितनी रोज हैं, M रोज और n कॉलम्स। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n। अभी केवल परिचय दिया। अब इसका एलिमेंट कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन लिखा जा सकता है। देखो कैसे व्यक्त करने का तरीका है, तो रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। क्या लिखा जाएगा, जनरलाइज किया मैट्रिक्स एक्स, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखते हैं, अगर हमें मैट्रिक्स एक्स लिखना है तो केवल इतना लिखेंगे, आई जे ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। कोई भी एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ith रो का और jth कॉलम का। पहले रो नंबर और फिर कॉलम नंबर। ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम किसका, अब M/n का। किसका था, इसका ऑर्डर क्या था, M/n। ठीक है। तो अभी क्या लिख रहा है, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है। आई जे एम और n डायरेक्ट ABCD से मत जोड़ दीजिएगा। mth रो की संख्या, nth कॉलम की संख्या, आई और जे उससे जोड़ मत निकाल लीजिएगा, आई जे का mn से। ठीक है। ith कोई भी रो नंबर, jth कोई भी कॉलम नंबर, जैसे ये लो। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, A23 ये ith रो का है, दूसरी रो का है और किस कॉलम का है, तीसरी कॉलम का है। देखो है ना, ith रो एंड jth कॉलम। तो एग्जाम्पल में लिख रहे हैं कि A23, तुम भी देख लो, A23 एलिमेंट in the ith row and jth column ना, तो element in the second row and third column, element in the second row and third column, element in the second row। ठीक है, second row and third column। अब मैं सवाल लिखूंगा। ठीक है। तो पहले एडिशन डिफाइन करेंगे, हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस। ठीक है। दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं इसे दिखाना है। ठीक है। तो आइए थर्ड लेसन पर एक्सरसाइज 3.1 की ओर चल रहे हैं। उसके पहले कुछ डिफाइन करना चाहेंगे। तो अब एक्सरसाइज 3.1 की ओर, ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो पहले अभी हमने क्या क्या दिखाया था, हमने तुम्हें परिचित कराया कि मैट्रिक्स रो और कॉलम के तहत लिखा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उसका ऑर्डर रहेगा M/n। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n से इज दैट इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है। Aij represents element, Aij is representing an element lying in the ith row and jth column। ith row और jth column में ये एलिमेंट लाई कर रहा है। ठीक है। अब देखें,
ये क्या है, 2 क्रॉस 2। इसमें m और n बराबर हो गए, तो फिर से देखिए, अगर m और n बराबर हो जाएंगे तब इसे कहेंगे स्क्वेयर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो इसे फिर स्क्वेयर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, स्क्वेयर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां से टाइप्स बननी शुरू हो जाएंगी, मैट्रिक्स की टाइप्स आएंगी। मैट्रिक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर एक एक को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जैसे यहां इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर ऑर्डर क्या इस तरह से हो जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो, इफ द नंबर ऑफ रोज इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, देन वी से दैट द मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए वापस एक्सरसाइज की ओर चलना है। तो पहले क्या डिफाइन कर रहे हैं, एडिशन। ठीक है, पहले क्या डिफाइन करेंगे, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के लिए मान लें हम दो मैट्रिक्स जोड़ना चाहते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी कहा था ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन अ स्पेशल वे। देखो लिखा है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड इन अ स्पेशल वे, स्पेशल वे में डिफाइंड है। तो फिर अब वही देखें क्या स्पेशल है, देखें जरा ए और बी। अब देखें, हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 5 1, और हमने बी लिया है ऐसा। बी में हमारे पास दो रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, 2 and 4, ये क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 by 2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ए है, और बी है हमारे पास। देखो दो रो हो गई ना, एक और दो, और कॉलम कितनी है, एक। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर का है, 2 by 1 का। और ए मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर का है, 2 by 2 का। क्या जोड़ सकते हैं, कहने लगे स्पेशल वे में कहा है ना जोड़ने को, स्पेशल मैनर। ठीक है, ए प्लस बी इस समय नॉट डिफाइंड। अब फिर जोड़ कैसे करेंगे, अभी आपने कहा जोड़ सिखाएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि ए और बी को हम नहीं जोड़ सकते, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। तो जोड़ कब परिभाषित होगा, देखो, जोड़ तब परिभाषित नहीं रहा जबकि ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है। ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है। ए का ऑर्डर क्या है, 2 by 2, ए का ऑर्डर 2 by 2, और उसके बाद ए का ऑर्डर जब 2 by 2 है और बी का ऑर्डर 2 by 1 है, बी का ऑर्डर 2 by 1 है। ठीक है, बी का ऑर्डर 2 by 1 है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल, इक्वल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इक्वल ऑर्डर नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, ठीक। तो ए और बी मैट्रिक्स अगर हम इक्वलेंट कहेंगे, इक्वलेंट कहना है, ठीक है, नॉट इक्वल, तो ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो इक्वलेंट मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें इन्हें जोड़ना है, किनको, ए और बी को, ए प्लस बी यदि परिभाषित रहे, डिफाइंड हो, ए और बी डिफाइंड हो, तो माने ए और बी कैसे हो, सेम ऑर्डर के हो, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, इक्विवेलेंट। अभी इक्वल मैट्रिसेस भी सिखाएंगे कि इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे। अभी तो सेम ऑर्डर से इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो गए। ठीक है, सेम ऑर्डर से इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हो गए। ठीक है, अच्छा, अब जोड़ पाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों सेम ऑर्डर के हों। जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि दोनों सेम ऑर्डर के हों। तो जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तो चलिए अब सेम ऑर्डर के ले रहे हैं। पी लिया है हमने कितना, 2 3 1 4, ये 2 by 2 का है। और क्यूब मैट्रिक्स हमने लिया है 1 1 2 3, अब ये भी 2 by 2 का है। तो P प्लस क्यू डिफाइंड है। ठीक है, P प्लस क्यू इज डिफाइंड, क्यों डिफाइंड है, P और Q इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, उनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये डिफाइंड है P और Q, क्यों, P एंड Q हैव सेम ऑर्डर, P एंड Q हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है इसलिए जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है
इसलिए हम लोग इन्हें जोड़ सकते हैं। चलें, तो अब जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने का नियम ये है कि अगर इसको हम लिखेंगे, पी को ऐसा लिखा हमने, AIJ 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2। इसको हमने लिखा BIJ और 2 बाई 2। अब हमें जोड़ना है, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करेंगे P+Q। P+Q इज, जोड़ देंगे कैसा? P के एलिमेंट्स AIJ और बी, Q के एलिमेंट्स BIJ। Q के एलिमेंट्स BIJ। और ऑर्डर क्या रहेगा? जो मेट्रिसेस का ऑर्डर था पहले से वही रहेगा, 2 बाई 2 का। तो अब जोड़ें, AIJ, ठीक है, AIJ ith रो एंड jth कॉलम, सेम एलिमेंट जुड़ेगा, सेम एलिमेंट जुड़ेगा, ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। तो पहली रो ले रहे हैं, पहली रो, पहला एलिमेंट 2, इसका एलिमेंट 1। तो क्या हो गया? 2+1। इसका पहली रो का दूसरा एलिमेंट 3, और पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1, जुड़ गया। अब दूसरी रो शुरू होगी, 1 प्लस दूसरी रो 2, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 4, और यहां दूसरा एलिमेंट 3। तो जुड़ करके आ गया, देखिए, P+Q। 2+1 इज 3, 3+1 इज 4, 2+1 इज 3, और 4+3 तो जुड़ गए। अब देखिए, इतनी बात आप दिमाग में रख लीजिए कि P और Q को हमने कैसे जोड़ा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़े, पहले रो में पहुंचे तो पहला एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो में पहुंचे तो पहला एलिमेंट, 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 1 4, फिर से 1 और 2 3, 4 और 3 7। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा ith रो एंड jth कॉलम पहले मैट्रिक्स की, दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो और पहली कॉलम अगर उठा रहे हैं तो वही देखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 2 इस 3 से जुड़ जाए, ऐसा नहीं है कि ये 3 इस 2 से जुड़ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 2 इस 1 से जुड़ जाए, क्यों नहीं जुड़ पाएगा? 2 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और इस 1 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जुड़ नहीं सकते। कौन जुड़ सकता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका है, तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, इसलिए 2 और 1 जुड़कर 3 बना है। ऐसे जुड़ा मैट्रिक्स, ठीक है। जोड़ आसान लगा, समझ में आया कि कैसे जोड़ोगे मैट्रिक्स? अब अगर दूसरे मैट्रिक्स जोड़ें तो देखिए, एक उदाहरण और देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। आइए, क्या, चलिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं P, उसमें रख रहे हैं X, Y, ठीक है, और L, M, ठीक है। अब जनरलाइज करेंगे, एक मैट्रिक्स लिया Q, तो पहले ये बताइएगा, ये U और V। अब मैं कह रहा हूं इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। हमने कहा P+Q जोड़िए, तो आपने कहा नॉट डिफाइंड। क्यों आपने कहा नॉट डिफाइंड? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, वो 2 बाई 2 का है और ये 2 बाई 1 का है, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद फिर एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया U और उसे कहा ऐसे, 2 3 1 5 4 2 3 1 2, ऐसा। और एक मैट्रिक्स हमने लिया V और उसमें हमने कहा 1 3 1 2 1 1 1 3, ऐसे। अब कह रहे हैं U और V जोड़िए, ठीक है।
तो यू और वी जुड़ जाएंगे। हाँ जुड़ सकते हैं। क्यों? 3/3, और ये भी 3/3 का है। ठीक है, दोनों ही 3/3 के हैं। ठीक है, इस तरह से हम पाएंगे कि ऐसा लगा कि क्या स्क्वेयर मैट्रिक्स ही जोड़ पाएंगे, रेक्टेंगुलर वाली नहीं जोड़ पाएंगे क्या? अगर 3 रोज और 2 कॉलम्स हो, और फिर 3 रोज और 2 कॉलम्स हो, तो क्या उन्हें नहीं जोड़ पाएंगे? जोड़ पाएंगे। ठीक है, क्यों? दोनों के ऑर्डर बराबर हैं। क्या? 3/2, इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तब नहीं जुड़ पाएंगे। तो अब देखिए 3/3 का, और ऑर्डर जो मैट्रिक्स का निकलेगा उतना ही निकलता है जितना ऑर्डर जोड़े जाने वाली मैट्रिसेस का होता है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 2 और 1, ठीक है, 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 3 5, ठीक है, क्लियर। 2 और 3 5 किस ऑर्डर का आ गया? 3/3 का। ये हमने जोड़ लिया। ठीक है, क्लियर। तो जोड़ दिखाया कि कैसा होता है जोड़ मैट्रिक्स का। अगर घटाना होता तो घटाने में भी ऐसा ही है। अगर होता सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन होता तो ध्यान रहे कैसे करते। अगर उसमें A-B, तो फिर से वही जरूरत है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, M/N, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो? M/N हो, तभी घट पाएगा। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि A-B, ए लिया हमने कितना? 2 3 1 9, और हमने बी लिया कितना? 1 0 1 0 0 3, ये लिया। अब हम डिफाइन करना चाहते हैं A-B। डिफाइंड रहेगा, क्यों? दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 एंड 2/2। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और अगर कुछ और भी होता लेकिन सेम होता ऑर्डर, है ना, तब भी डिफाइंड रहेगा। जैसे कि 3/2 होता तब भी घट जाएगा। ठीक है, 3/5 हो, है ना, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो। एग्जाम्पल जो ये लिया गया तो इससे लगता है स्क्वायर होना चाहिए, नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। 3/5, है ना। अब अगर दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/5 है तो जुड़ जाएगा और घट जाएगा। आइए A-B, तो ए से बी निकालना है, तो 2 में से 1 गया, 1, ठीक है। 3 में से 0 गया, ठीक है, 3। 1 में से 0 गया, कितना? 1। और 9 में से 3 गया, 6। तो A-B भी डिफाइन हो गया। ऑर्डर क्या रहेगा? जो मैट्रिसेस का ऑर्डर ऑलरेडी था, ये क्या है? 2/2। ये क्या है? 2/2। तो रिजल्टेंट A-B क्या आया? 2/2 का। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, तो अब 3.3 की ओर चलते हैं। चलिए, पहला सवाल ले रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। चलिए, पहला सवाल। चलिए, आव्यूह ए दिया गया है। ए आव्यूह में मैट्रिक्स ए, ठीक है। अगर अंग्रेजी के शब्द आसान लगे तो उन्हें ही प्रयोग करिए। ठीक है, 2 5 19 -7, 2 5 19 -7, ठीक है। आइए, 35 - 2, 35 - 2, 5/2 and 12, ठीक है, 5/2 and 12, ठीक है। उसके बाद √3 1 - 5, ठीक है, √3 1 - 5, √3 - 1, √3 1 फिर -5 and 17, -5 and 17। अब ऐसे जैसे 3.1 है, इससे 1 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ, 1 नंबर का, और कई बार 2 नंबर का भी सवाल इसी एक्सरसाइज से आता है। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 1 नंबर भी मिल सकता है और 2 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या क्या पूछा गया? आव्यूह की
कोटि बताइए, ऑर्डर क्या है। ठीक है, प्रश्न किया गया, पहले पूछा कोटि, ऑर्डर। ठीक है, कोटि क्या है ये दिखाना है। कोटि क्या कहलाता है, ऑर्डर। ऑर्डर में हमने क्या सिखाया, M/N। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, कितनी रोज हैं, 3 रोज आर देयर। ठीक है, तो क्या लिखा ऑर्डर, 3 रोज है ना, और कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम्स। तो कोटि क्या बनी, कोटि बन गई, देयर फोर ऑर्डर इज 3/4। ऑर्डर कितना निकला, 3/4। ठीक है, अब कह रहे हैं अवयवों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। अवयवों की संख्या कितनी है मैट्रिक्स के अंदर, जो ये एंट्रीज हैं। ठीक है, ये एंट्रीज क्या कहलाती हैं, ये एंट्रीज एलिमेंट्स कहलाएंगी या वेक्टर्स कहलाएंगी, कई नाम है, एलिमेंट्स। ठीक है, एंट्रीज, ठीक कुछ भी कह लें, एंट्रीज ही एलिमेंट्स हैं। कुछ लोग वेक्टर्स भी कह रहे हैं, वेक्टर लेकिन फिजिक्स वाला नहीं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं है, पॉइंट है, एन डायमेंशनल पॉइंट। जैसे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन में दो दिखा देते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, भुज और कोटि दिखा देते हैं। जैसे 2,5 लिखते तो क्या लिखते, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। ऐसे ही 2 5 19 और -7 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। ठीक है, 4 डायमेंशनल है, तो ये 2 डायमेंशनल है। तो कुछ लोग वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग एलिमेंट्स कहते हैं। तो सेकंड प्रश्न में उन्होंने पूछा है अवयवों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, एलिमेंट्स आर देयर। तो एक सीधी बात, कितनी रोज हैं, 3। ठीक है, और कितनी कॉलम्स हैं, 4। तो इससे निश्चित हो जाता है M/N से कि कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स ना। 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, हर रो में 4 एलिमेंट आए हैं, और 3 रोज हैं, तो 3 × 4 12 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, 12 एलिमेंट्स हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है एक्सरसाइज का, जरा ये देखते हैं, पहले सवाल के लिए तीसरा पार्ट क्या है। अवयव A13। ठीक है, A13 लिखिए। A13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आ गई, 19 आ गया आंसर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, A21। A21 क्या मांग कर रहा है, किसका एलिमेंट, सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये सेकेंड रो जा रही है, फर्स्ट कॉलम ये आ रही है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 35 आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है A33। A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, क्या आ गया, -5। ठीक है, अगला A33 के बाद है कितना, A24। A24 देखिए क्या है, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। एक और बचा देखिए जरा, एक और बचा, और वो है A23। कितना, A23। A23 क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 5/2। तो पहले सवाल में क्या हुआ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका एक तरह से नामकरण का परिचय मांगा गया, क्या, कि मैट्रिक्स की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, 3 रोज और 4 कॉलम्स, 3/4। फिर उन्होंने ये पूछा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें उतने ही तो एलिमेंट्स होंगे, कि कितनी रो हैं हम ये देख लें, और एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं। तो पता चला कि एक रो में 4 एलिमेंट्स हैं, माने 4 कॉलम्स हैं, इसलिए 4 एलिमेंट हैं एक रो में। तो 3 × 4 12 एलिमेंट्स हो गए। अब उन्होंने ये कहा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स आप बताइए कि मैट्रिक्स में कहाँ हैं। तो A13 उन्होंने पूछा तो 19 आया, A33 पूछा तो -5 आया। A33 का क्या मतलब है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। A24 पूछा सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये आ गया सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछा जाता कि 17 जो एलिमेंट है, ठीक है, उसे
क्या पहचान देंगे? 17 एलिमेंट अगर लिखे हम एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप इसे क्या पहचान देंगे? ये किस में आया? थर्ड रो में आया और फोर्थ कॉलम में आया। तो 17 क्या बना? थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट बना। 17 क्या है? एलिमेंट लाइंग इन द थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। एलिमेंट लाइंग इन द थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, ये आ गया। एग्जाम्पल एक ये भी ले लिया। ठीक है, 3.1। अब जरा आप देखिए किताब की कौन सा सवाल अब तक जो व्याख्या की है मैट्रिक्स की, उसमें से कौन सा बताएं? आठवां। ओके, बता रहे हैं। चलिए, आठवां सवाल आपने मांगा है, एक्सरसाइज 3.1 का आठवां सवाल। चलिए देखते हैं आठवां सवाल क्या कह रहा है। लिखे गए, मैट्रिक्स ए लिखा है, एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, वर्ग आव्यूह। मैट्रिक्स ए एक वर्ग आव्यूह है। ए आई जे एलिमेंट इन द ith एंड jth कॉलम। एक वर्ग आव्यूह है m बाई n। ठीक है, m बाई n का। ए को कहा जा रहा है वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग बनाए तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो मतलब रोज और कॉलम्स, ठीक है, जितनी टाइल्स इधर उतनी ही टाइल्स इधर, ऐसे ना, घर में कमरे में देखोगे तो वर्ग आ गया। ठीक है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह आ रहा है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, ठीक। वर्ग आव्यूह को क्या कह रहे हो? स्क्वेयर मैट्रिक्स कह रहे हो। ठीक है, और मैं सिखा चुका कि कब ऐसा होता है। अभी हमने बताया था, जरा देखो क्या बताया था। स्क्वेयर मैट्रिक्स बताया था कि कब होता है स्क्वेयर मैट्रिक्स। इसे देखना है, देखो। एम बराबर एन, रोज की संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर है, तो स्क्वेयर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर ऑर्डर जो m बाई n लिखा जाता है, अगर इसमें m बराबर n हो जाए तो वो क्या बनाएगा? स्क्वेयर मैट्रिक्स बना देगा। स्क्वेयर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कि कॉलम्स की संख्या रोज की संख्या के बराबर हो, रोज की संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर हो। तो सवाल में कहा गया कि ए एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वेयर मैट्रिक्स है, और उसे ऐसे इन्होंने लिखा है। अब पूछ रहे हैं, ठीक, तो एक वर्ग आव्यूह है यदि, ठीक है, इफ, कब होगा ऐसा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे सवाल 1 नंबर में आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन में है एम लेस देन एन, एम एन से छोटा हो। ये तो गलत हो जाएगा। अभी तो हम लोग देख कर आए कि एम बराबर एन होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज की संख्या 2 और कॉलम्स की संख्या 4 हो, तो बराबर तो नहीं हुई। ठीक, तो ये फिर नहीं बना पाएगा। बी क्या है, इसे देखें। बी है एम ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन एन। ठीक है, एम ग्रेटर देन एन, एन से एम बड़ा, 3 रोज और 2 कॉलम्स, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगला एम बराबर एन। सी पार्ट क्या था? एम बराबर एन। पार्ट सही हो है। अब उसके बाद डी पार्ट में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डी क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज तो गलत है। क्यों? किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्क्वेयर मैट्रिक्स बनना है, देन फॉर द ऑर्डर एम शुड बी इक्वल टू एन। एम और एन बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, ये आठवां सवाल था। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास करी आप सभी ने। शुभकामनाएं, दिन अच्छा बीते आपका। ओके।